हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। और जैसे कि मालूम है कि मैं आप लोग को पब्लिक फाइनेंस पढ़ा रहा था, ठीक है, बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। और लगभग हम लोग ने थर्ड सेमेस्टर तक लगभग कंप्लीट हो गया था। कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे, ठीक है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, जिसमें हमारा था प्रपोर्शनल टैक्सेशन और फ्लैट टैक्सेशन, ठीक है। एक बात बताऊं, ये प्रोपोर्शनल टैक्सेशन को ही, ठीक है, एक मिनट, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन को ही फ्लैट टैक्सेशन कहते हैं, ठीक है। जो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होता है उसका दूसरा नेम है फ्लैट टैक्सेशन, ठीक है। जैसे कि ये होता क्या है मैं बात करूं, ठीक है। तो देखो, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन इज आल्सो नोन एज फ्लैट टैक्सेशन, ये तो पता ही चल गया। इट इज द मेथड टैक्सेशन सिस्टम इन विच द सेम परसेंटेज, ठीक है, सेम परसेंटेज ऑफ इनकम इज लीव्ड ऑन ऑल टैक्स पेयर रिगार्डलेस देयर इनकम लेवल, ठीक है। यानी कि जितना इनकम लेवल होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी इनकम के अकॉर्डिंग और इक्विवेलेंट में ही, ठीक है, जो टैक्स पेयर होगा, ठीक है, उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो बस वही चीज है, या में टैक्स सिस्टम जो मेथड जो बनाया गया है, ठीक है, या प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का यही मीनिंग होता है कि जिस जिस भी व्यक्ति का जो इनकम होगा, उस इनकम के अकॉर्डिंग ही उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम 1 लाख रुपए में से 50,000 60,000 रुपए टैक्स पे करोगे, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। यानी कि आपके इनकम के अकॉर्डिंग ही होगा और वो तय होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं बात करूं, अदर वर्ड्स में, टैक्स इज लीव एट द सेम रेट ऑफ द ईच इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है और उस व्यक्ति का जो भी इनकम है, ठीक है, मिडिल हो या लोअर मिडिल हो या रिच हो, ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति जितना भी इनकम कमा रहा है उस इनकम के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उस उस इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेट तय होता है। और वो सारे व्यक्ति का जो रेट होता है ना, वो सेम होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, फिर इट हैज टू बी नोटेड दैट द टैक्स रेट रिमेन्स द सेम। हाँ जी, नोट कर लेना, रिमेन्स द सेम। जो भी व्यक्ति है सेम ही रेट पे उनको टैक्स पे करने होते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं, बट द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द टैक्स इंक्रीज विद इन द इंक्रीज इन इनकम लेवल। जिस भी व्यक्ति का जिस दिन से इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन उसी व्यक्ति को, सरकार को भी टैक्स बढ़ा के देना पड़ता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, अगर वो अर्निंग ज्यादा कर रहा है तो भाई सरकार भी ज्यादा कमाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हो, ठीक है, भगवान करे आपका 1 लाख रुपए का पर मंथ का जॉब लग जाए। जब 1 लाख रुपए से जब 1,10,000, 1,20,000, 1.5 लाख रुपए पहुंचोगे ना, तो आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, सेम उसी तरह सरकार को भी आप टैक्स बढ़ा के दोगे और इससे सरकार की भी अर्निंग होगी, जैसे कि आपकी अर्निंग धीरे धीरे बढ़ रही है। सेम वही चीज, वही सिनेरियो यहां पे लागू होता है। समझ में आया? आ रहा है ना समझ में? चलो बहुत बढ़िया। फिर ये चीजें होते हैं, और ये हमारा प्रोपोर्शनल टैक्सेशन और फ्लैट टैक्सेशन है, ठीक है। देखो ना, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये हमारा इनकम का लेवल है। अभी मैं बताया आपकी प्रेजेंट टाइम में, मान लो बीकॉम कर रहे हो, 10,000 की जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो 10,000 की जॉब कर रहे हो तो 10% इन केस टैक्स रेट है, ठीक है। तो जब भाई टैक्स रेट है तो जाहिर सी बात है 1,000 रुपए तुम टैक्स भरोगे, ठीक है ना। सपोज कर लो यार, 1,000 रुपए का तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन भाई जैसे बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारी 1 लाख रुपए की जॉब लग गई, ठीक है, यकीन मानो लगेगी, बस पढ़ाई करते रहो। 1 लाख रुपए की जॉब लग गई, ठीक है। और सपोज करो 10% ही टैक्स रेट है, 10% ओनली टैक्स रेट तुमको पे करने हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भाई साहब 1 लाख रुपए का टैक्स निकालोगे, 10% निकालोगे, तो 1 लाख रुपए होगा, ठीक है। अब बोलो तो मैं टैक्स निकालना भी बता दूं, देखो भूल गए होगे, ये हमारा 1 लाख रुपए है, ठीक है।
एकदम नॉर्मल 3-4 में पढ़े होगे, और हमको 10% निकालने हैं। तो भाई साहब ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितने बच रहा है, 10,000 है हमारे। तो ये हमारे चीजें हैं। तो ये 1 लाख रुपए तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब 1 लाख रुपए, ठीक है, मंथली कमाओगे तो सॉरी 10,000 रुपए तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए कमाओगे तो 10,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब आपकी जो टैक्स रेट है वो 10% होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसे ही ये सारी चीजें हैं। ये हमारी सिनेरियो है जो हमारा प्रोपोर्शनल टैक्सेशन या फ्लैट टैक्सेशन कर सकते हो। ठीक है, और आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, अब देखो ये जो हमारे चीजें हैं ये हमारी टाइप्स हैं, जो कि थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। देखो जो हमारे टाइप्स हैं, टाइप्स जो हैं टैक्सेशन के, ठीक है, तो एक तो हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स है। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, द रेट ऑफ टैक्सेशन फिक्स्ड इरेस्पेक्टिव हाउ हायर हो जाएगा लोअर इन इनकम। ठीक है, यानी कि हमने बताया इनकम के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करने रहेंगे। जब आप 10,000 रुपए कमा रहे थे तो भाई टैक्स तुम कम दे रहे थे, लेकिन वही तुम्हारी सैलरी जब 1 लाख रुपए हुई तो बढ़ा के तुमको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो वो प्रोपोर्शनल होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे ना प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अच्छा इसका ओवरव्यू दे दूं। नॉर्मल जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज होता है इनकम के अकॉर्डिंग, हमने तो बताया। ठीक है, तो बस वही चीज है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखूं। फिर मैं बात करूं रिग्रेसिव टैक्स। हाँ जी, जो टैक्स रेट जो होता है ना इसमें डिक्रीज हो जाते हैं। हाँ भाई, अभी तक तुमने पढ़ा कि जो टैक्स रेट है वो इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे ना ना, लेकिन इसमें तुम्हारा टोटली थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जो भी अमाउंट होगी जो टैक्सेबल होगा, ठीक है, वो इनकम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही जो टैक्स रेट होगा ना वो भाई साहब आपका कम होने वाला है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। फिर मैं बात करूं डिग्रेसिव टैक्स की। हाँ जी, डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, देखो ना, जो टैक्स पेबल होता है वो इंक्रीज हो जाता है ओनली डिमिनाइजिंग रेट से। ठीक है, एक डिमिनाइजिंग रेट पे, ठीक है, वो जो टैक्स होता है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो चलो इन सारी चीजों को डिस्कस हम करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। बस हमारी जो वीडियो है वो एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा। और टोटली हमारी जो पुरानी वीडियो नहीं देखे हो ना इस चैप्टर्स के, इस सब्जेक्ट को, तो भाई डिलीट नहीं कर पाओगे, बहुत कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो बस यही बोल रहा हूं कि हमारे सारे वीडियो जो भी हैं उसको लाइन बाय सीरीज वाइज देखते आओ, उसके बाद ही इसको देखना। ठीक है, तभी इन सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और हम लोग ऑलरेडी प्रोपोर्शनल देख लिया। ठीक है, तो चलो हमें देखना है प्रोग्रेसिव टैक्स, और इसके पहले वाला हमने देख दिया। अब मैं बात करूं कि प्रोग्रेसिव टैक्स भाई साहब क्या होता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। देखो भाई, जो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं ना, ठीक है, एक तो मेथड है टैक्सेशन सिस्टम का। ठीक है, ये तो तुमको नॉर्मली मालूम है, इन विच द टैक्स रेट इंक्रीज द टैक्सेबल अमाउंट और द इनकम लेवल इंक्रीज। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा ही है, ये तो नॉर्मल फंडा ही है। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कुछ समझाने वाली है नहीं। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव टैक्स है एक ऐसा मेथड है जो टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, टैक्स रेट तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कब होगी, जब तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम बीकॉम के साथ कुछ अर्निंग कर रहे हो, 10,000 रुपए मंथली कमा रहे होगे, चलो ठीक है भाई, और सपोज करो 10% तुम दे रहे होगे। ठीक है, 10,000 रुपए कमा रहे, 10% दे रहे हो, 10% निकलेगा कितना, 1,000 रुपए। तुमने 1,000 रुपए का टैक्स पे कर रहा है। जब तुम्हारी इनकम 1 लाख रुपए हो गई, सपोज करो 20,000 रुपए हो गई, ठीक है, 20,000 रुपए हो गई, तो जो तुम 10%, ठीक है, दे रहे थे 10,000 कमाने में, अब वो 12% हो गया। हाँ जी भाई, 15% हो जाएगा। यानी कि जो तुम्हारी रेट थी ना वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, इनकम तो इंक्रीज हुई, लेकिन जो रेट थी वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो बस वही सारी चीजें हैं, वही सिनेरियो है।
ठीक है, देखो ना, हम एक इनकम नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इनकम कितनी है, देखो इनकम लेवल 10,000 रुपए, तुमने 10,000 रुपए तुमने अर्निंग किया। ठीक है, तो 10,000 रुपए अर्निंग किया, अभी 10% तुमको टैक्स देने हैं, है ना, देने हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो तुम यहाँ पे जब कट करोगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1,00,000 रुपया। तो भाई साहब तुमको 1,00,000 रुपए का टैक्स पे करने हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1,000 रुपए का टैक्स पे करने हैं। कब करने, जब भाई साहब आप एक नहीं सॉरी 10,000 रुपए कमाओगे। ठीक है, लो मैं चेंज कर देता हूं, जब आप भाई साहब 10,000 रुपए की अर्निंग करोगे तो आपकी जो टैक्स रेट होगी वो कम रहेगी, यानी कि 10% रहेगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूं, ये नॉर्मल सपोज किया हूं। ठीक है, तो 10% तुमने निकाला, 1,000 रुपए तुमको टैक्स पे करना रहेगा। कब, जब 10,000 रुपए कमाओगे। लेकिन भाई साहब मान लो तुम यहाँ पे 1,00,000 रुपए की अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, 1,00,000 रुपए की अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, 1,00,000 रुपए, तो मैं बात करूं अगर तुम 10% के हिसाब से निकालोगे तो 10,000 रुपया हो गया। इसके थोड़ा सा मैं पहले बताया था नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो जब लेकिन इसमें क्या होगा, 1,00,000 रुपए तुम कमा रहे हो ना, तो ओनली तुम्हारा जो टैक्स रेट होगा वो 20% हो जाएगा। हाँ भाई, ठीक है, 20% तुम्हारा जो टैक्स रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये टॉपिक ही ऐसा बोल रहा है। जो तुम्हारा प्रोग्रेसिव टैक्स है, इसके कहने का ही मतलब यही है कि भाई साहब जो आप अर्निंग करोगे, जब आप बढ़ोगे, इनकम लेवल इंक्रीज होगा, तो हम टैक्स रेट को बढ़ा देंगे। हाँ भाई, समझ रहे हो, तो ये भी चीजें हैं। तो जब हम इसका जब निकालेंगे ना, तो जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 4, मतलब 4 जीरो है, 1 2 3 4, यानी कि हमारा आंसर आया 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। ठीक है, क्यों, लेकिन आना तो चाहिए प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये आना चाहिए, है ना। लेकिन तुम्हारा प्रोग्रेसिव ही यही बोल रहा है कि भैया हम तो कमा रहे हैं, जब तुम्हारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा टैक्स रेट भी बढ़ाओगे। ये सरकार का कहना है। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, तो आशा करता हूं सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब देखो, आ जाओ बोर्ड पे। अदर वर्ड्स, यानी कि इंडिविजुअल विथ हायर इनकम, individual with higher income pay higher percentage of their income in tax compared to with lower income। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, रिलेट किए होंगे। अब मैं बात करूं, देखो एक और भी, well as the absolute amount of the tax increase, the increase in income level। ठीक है, जाहिर सी बात है जो टैक्स रेट होता है ना, वो टोटली इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही नॉर्मल है, और आशा करता हूं समझ में आया होगा। फिर भाई नेक्स्ट हम बताएं आगे, जो हमारा है रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, ये रिग्रेसिव टैक्स भाई सब बताओ क्या होता है। ठीक है, तो आप इन सबको छोड़ दो, अभी ये ऊपर की बोर्ड का मत पढ़ना, मेरा एक एग्जांपल देख लो। ठीक है, एग्जांपल तो मेरा देखो, इसमें क्या हो रहा था, सपोज करो तुमने 10,000 रुपए कमा रहे थे। ठीक है, 10,000 रुपए कमा रहा था, जिसमें 10% तुमने पेमेंट कर रहे थे टैक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, टैक्स तुम 10,000 रुपए कमा के 10% टैक्स दे रहे थे नॉर्मली, जिसमें हमारा आंसर आ रहा था 1,000 रुपए। यानी कि भाई साहब जब आप अभी बीकॉम के साथ पढ़ रहे हो और 1,000 रुपए तुम टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, चलो ये तो बढ़िया है। जब भाई साहब 1,00,000 रुपए, जब 1,00,000 रुपए कमा रहे हो, सॉरी बीकॉम कंप्लीट कर लिए और आपकी जॉब लग गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें 5% देना होगा। हाँ भाई, आ गया ना, बस समझ में। अब रिलेट कर पाओगे टॉपिक से। टॉपिक का नाम बताओ, रिग्रेसिव। हाँ भाई, अर्निंग कम हो रही है। ठीक है, जब अर्निंग कम हो रही है तो भाई साहब आपको टैक्स भी तो कम देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि टैक्स रेट तुम्हारी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, लेकिन तो अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, 5 ये ले लो और ये 3 0 ले लो।
हाँ, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, लगभग 5,000 रुपए होगा, ठीक है। लेकिन भाई प्रोग्रेसिव हमारा इसी का आंसर 20,000 रुपए आया था ना, 20,000 रुपया ये प्रोग्रेसिव में आया था, ठीक है। लेकिन ये रिग्रेसिव में क्या हो रहा है, रिग्रेसिव का ही मतलब हो जाएगा कि भाई जो रेट है वो कम हो रहा है इनकम का अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान दो हमारी इनकम तो बढ़ रही है ना भाई, हाँ, इनकम में कोई ऐसा कटौती नहीं होगी, लेकिन रेट में कटौती होगी, ठीक है। ये तो तुम्हारे लिए बढ़िया भी है एक तरफ से, ठीक है। अब आ जाओ तुम बोर्ड पे, अब पढ़ो तुम। Regressive taxation is a method of taxation system in which the tax rate decrease। हमने वही बताया, जो हमारी टैक्स रेट थी ना वो तुम्हारी कम हो रही है, हाँ, एंड टैक्सेबल अमाउंट और द इनकम लेवल इंक्रीज, हाँ, जो इनकम लेवल है वो तो बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है आज 10,000 कमा रहे थे, ठीक है, 2-3 महीने बाद 20,000 कमाओगे, 23,000 कमाओगे, ठीक है, तो वो दिन पे दिन बढ़ेगा, लेकिन जो टैक्स रेट होगा वो दिन पे दिन कम होगा। ये टॉपिक बताता है रिग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है ना। तो आगे समझ में बस यही चीज थी। फिर पढ़ लो आगे, इन अदर वर्ड, इंडिविजुअल विथ लोअर इनकम, इंडिविजुअल्स विथ लोअर इनकम पे द हायर परसेंटेज, ठीक है, ऑफ देयर इनकम इज द टैक्स कंप्लीटेड टू द विथ हायर इनकम, ठीक है। वही चीज यहाँ पे एग्जांपल में रिलेट करो, बिल्कुल वही चीज हमने बताया, ठीक है। फिर द टैक्स रेट डिक्रीज, जो हमारी टैक्स रेट थी वो तो डिक्रीज हो ही गई, बट द एब्सोल्यूट अमाउंट था, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, और हमारी इनकम लेवल इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो बस वही चीज है, the increase in the absolute amount the tax with respect to the increase in income level lesser than, ठीक है। तो ये नॉर्मली चीज है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर मैं बात करूँ, देखो प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेथड, ठीक है, ये सारी चीजें उन सब के अकॉर्डिंग लेस ही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों चारों डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है, डिग्रेसिव मेथड, ठीक है। अब भाई साहब ये क्या होता है, ये देखो और भी इजी है। डिग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है, इज मेथड ए टैक्सेशन सिस्टम व्हेन द टैक्स रेट इनिशियली इंक्रीज, हाँ जी, जो टैक्स रेट है ना वो इनिशियली लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, विथ इनकम अप टू द सर्टन पॉइंट तक, ठीक है। लेकिन जो इनकम होगी पूरी सिनेरियो में एक सर्टन लेवल पे, ठीक है, जो रेट होगा वो सीमित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आफ्टर विच द इधर रिमेन्स कांस्टेंट और द डिक्रीज, ठीक है। तो ये चीजें हैं। दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कंबाइंस एलिमेंट्स, ठीक है, कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है, ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट करूं, ठीक है, और आशा करता हूं आपको सारी चीजें ये समझ में आ रही होंगी, ठीक है, टोटली आपको समझ में आ गई एग्जांपल लेके, और ये तो नॉर्मली है, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। अब भाई साहब ये क्या होता है देख लो, बहुत सिंपल सा है ये टॉपिक। वैट का मीनिंग क्या होता है, देखो वैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स होता है एक तो, ठीक, वैट जो होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, विच इज चार्ज ऑन द इंक्रीज, यानी कि विच इज चार्ज ऑन द इंक्रीज, इनकम पे नहीं, ध्यान देना, इनकम से कोई मतलब नहीं होता है, ये वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, हाँ जी। जो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स होता है ना वो गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि at the each stage of production and distribution with provision of set of the tax paid on the earlier stage, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज हो जाएगा। फिर देखो देयर आर वेरियस वैट रेट्स होते हैं इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वेरियस रेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, हमारी इकोनॉमी के अंदर, कौन से कंट्री में किस तरीके का इकोनॉमी है,
कौन से सिटीज में किस तरीके के, कौन से स्टेट में, ठीक है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। तो बस यही चीजें होती हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसका मेन ही मतलब ये होता है सीधा सीधा कि ये सारी जो चीजें होती हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, बस। और ये इकोनॉमिक सिस्टम पे, ठीक है, यानी कि वैट जो होता है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड करती है, किसी भी कंट्री पे, ठीक है। तो ये ध्यान देना, एमसीक्यू एग्जाम में तुम्हारे आ सकता है, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक बता रहा हूँ, जो कीवर्ड्स बता रहा हूँ ना, वो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई इस चीज को मिस मत करना, नोट करते हुए चलो, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट बात की, इसकी फीचर्स, यानी कि जो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स था उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। तो देखो एक एक पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाएगा ना, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट टूल फॉर रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो चीजें जो फीचर्स में ही फर्स्ट पार्ट है, सारी चीजें एक इफेक्टिव वे में होंगी, सारी चीजें एक इफिशिएंट तरीके से आगे यूज होंगी, ठीक है, यूजफुल होगा, ठीक है। तो बस वही चीज है। और जो भी रिसोर्सेस है ना वो मोबिलाइजेशन होता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं, जो इनका रेट होता है वो जीरो होता है, जीरो रेट हो जाएगा और अप्लीकेबल इन वैट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज है। फिर मैं बात करूं, वैट इज इम्पोज एट द इम्पोर्ट स्टेज, ठीक है। जो वैट होता है वो टोटली इम्पैक्ट स्टेज पे, सॉरी, इम्पोर्ट स्टेज पे होता है, ठीक है। प्रोडक्शन स्टेज हो गया, होलसेल हो गया, रिटेल स्टेज हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है, इसके फीचर्स में आते हैं। फिर मैं बात करूं, हैव अ ऑप्शन ऑफ एक्सेप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। ये शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग है, सर्विस एंड शेड्यूल 2, ठीक है। तो ये सारी चीजें। फिर मैं बात करूं, अल्टीमेट कंजप्शन कैन नेदर शिफ्ट नॉर द जस्ट द वैट, ठीक है। फिर जनरल बिट में आ जाऊं तो रेट इज अ फ्लैट विच इज 15%, ठीक है। तो जनरली जो रेट होता है ना वो 15% होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको, ठीक है, समझ में आई होंगी। फीचर्स जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और ये सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत कर देना, छोड़ मत देना इसको, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, एडवांटेज ऑफ वैट के बारे में, यानी कि क्या क्या फायदे हैं वैल्यू एडेड टैक्स के, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इन, ठीक है, इनकरेज होता है पर्सनल सेविंग को एंड इन्वेस्टमेंट एज अ कंजप्शन टैक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी ये पर्सनल सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, इन सारी जगहों पे वो इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर ब्रॉडर होता है, हाँ जी, जो हमारा वैट होता है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक जगह, ठीक है, इसके यूजेस है, ठीक है। एंड हैज मोर रेवेन्यू पोटेंशियल, ठीक है। फिर एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो ये कैस्केडिंग जो इफेक्ट होता है ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये भी इसका एडवांटेज फायदा है। फिर मैं बात करूं, वैट सिस्टम एक्ट ऑफ डिटरेंट टू अवॉइड टैक्स और हैविंग इम्पोर्ट टैक्स रिबेट, ठीक है। यानी कि बचाव के लिए, जो चोरी वगैरह हो गया, कोई ऐसा स्कैम वगैरह ना हो, ठीक है, तो उसके लिए ये भी फायदा होता है, ठीक है। चोरी वगैरह हो गया, थीप वगैरह हो गया, कोई ऐसा स्कैमिंग हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें में फायदा होता है, ठीक है। फिर हेल्प द क्रॉस चेकिंग अमंग द पार्टीज, ठीक है। जो अदर पार्टीज है ना, ठीक है, उसको क्रॉस चेकिंग में किसी भी चीज का दिक्कत नहीं होता है और उसको हेल्प मिलता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस वही चीज है। फिर मैं बात करूं, वैट सिस्टम इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट विच इज इजी टू ऑडिट, ठीक है। यानी कि ये ऑडिट करने में जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना वो एकदम इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये नॉर्मल है। फिर मोर इक्विटेबल एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है।
तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके की पॉइंट, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और आपके एग्जाम में ये आ सकता है, इसके एमसीक्यू आ सकते हैं। फिर मैं बात करूं डिसएडवांटेजेस के, ठीक है, यानी कि जो भी टॉपिक्स होते हैं इसके कुछ ना कुछ फायदे तो हैं ही, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। तो देखो भाई, इसका फर्स्ट नुकसान का, फर्स्ट डिसएडवांटेजेस का, देखो, इट इज अ वन काइंड ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। यानी कि ये जो होता है ना, एक रिग्रेसिव टैक्स के अकॉर्डिंग होता है, रिग्रेसिव टैक्स के तरह ही होता है। द पुअर पे इज अ मोर कंपेरिजन अदर देन रिच, ठीक है। फिर वैट स्ट्रेंथनेस इज इन्फ्लेशन। फिर मैं बात करूं, हैवी बर्डन हो गया ऑन द लेबर इंटेंसिव फॉर्म कंपेयर टू द कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं। फिर जो हमारे कैपिटल इंटेंसिव कंपिटिटर्स हो गए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग भी। फिर वैट इंकरेज कैश ट्रांजेक्शन टू अवॉइड वैट, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कैश ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चीज होता है। फिर मैं बात करूं, वैल्यूएशन ऑन द बेसिक ऑफ रिटेल प्राइस हो गया। फिर मार्कअप फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं जो कि आपके डिसएडवांटेजेस हैं वैट के। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट, जो टैक्स इंसिडेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट मैं बात करूं डेफिनेशन की, ठीक है, कि इसका डेफिनेशन भैया होता क्या है। देखो, टैक्स इंसिडेंट्स इज अ फोकस ऑन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है। जो हमारी टैक्स इंसिडेंट होता है ना, इसकी पूरी फोकस, ठीक है, टोटल पूरी फोकस वो इकोनॉमिक पे टिका होता है। यानी कि पूरी इकोनॉमिक के जो इम्पैक्ट हैं, कैसा इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में, वो चीजें, ठीक है। और वो जो टैक्स है ये पूरी इकोनॉमिक में ही फोकस करता है, ठीक है। फिर कंसिडरिंग हाउ द बर्डन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इकोनॉमिक एजेंट, ठीक है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो इकोनॉमिक एजेंट है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, रेदर देन जस्ट हु इज द लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे इट, ठीक है। और जो भी चीजें होंगी ना, वो एक लीगल तरीके से होंगे, ठीक है, वो लीगली ऑब्लिगेटेड होंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। फिर मैं बात करूं इनिशियल एंड फाइनल इंसिडेंट क्या होता है, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट क्या होता है, इनिशियल क्या होता है। तो देखो, इनिशियल का मतलब स्टैट्यूटरी भी बोल सकते हो उसको, स्टैट्यूटरी इंसिडेंट भी बोल सकते हो, जो कि रेफर्स टू हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रेट, ठीक है। यानी कि जो लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा और जो रेट होगा जिसपे पे करना है उसके अकॉर्डिंग। फिर फाइनल में बात करूं, जिसको इकोनॉमिक इंसिडेंट बोल सकते हो, रेफर्स टू हु अल्टीमेटली बियर्स द इकोनॉमिक बर्डन, ठीक है। जो इकोनॉमिक बर्डन होगा अल्टीमेटली कितना बियर करना है, ठीक है, विच कैन बी डिफर फ्रॉम द इनिशियल इंसिडेंट ड्यू टू प्राइस चेंज एंड मार्केट डायनामिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे किसमें, फाइनल या इकोनॉमिक इंसिडेंट में, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फिर मैं बात करूं फैक्टर इन्फ्लेसिंग टैक्स इंसिडेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है देख लो, जो प्राइस होते हैं ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है या टैक्स इंसिडेंट है, ठीक है। एक तो हमारा प्राइस इलास्टिक हो गया, जिसपे डिमांड एंड सप्लाई निर्भर होता है। यानी कि मैं बात करूं द रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन हाउ मच द टैक्स बर्डन, ठीक है। यानी कि डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, किस जगह पे है, ठीक है, वो सारी चीजें वो टैक्स बर्डन में ही होते हैं, ठीक है। फिर शिफ्टेड टू द बायर और सेलर, ठीक। और ये जो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिमांड हो गया या सप्लाई के अकॉर्डिंग, वो सारी बर्डन सेलर को एंड बायर के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। और जब मान लो कोई बायर है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको टैक्स भी पे करने होते हैं उस प्रोडक्ट का, गुड्स एंड सर्विसेज का। और वही सेम सेलर को भी नॉर्मल, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं
मार्केट स्ट्रक्चर की, द टाइप ऑफ मार्केट, एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इज इन्फ्लुएंस द टैक्स इंसिडेंट। ठीक है, ये सारे जो मार्केट स्ट्रक्चर हैं वो एक इन्फ्लुएंस टैक्स इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल हमारे फैक्टर्स थे। ठीक है, फिर आगे मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या इफेक्ट होते हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये भी देख लो। फर्स्ट हमारा हो जाएगा, हमारी जो सप्लाई होगी ना, हमारी जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। अच्छा भाई क्यों होगा, देखो पहला, टैक्स हमारी इंक्रीज हो गई, हाँ कि ना, टैक्स तो इंक्रीज हो गई भाई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी तो इंक्रीज होगी, बिल्कुल। पोटेंशियली लीडिंग टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ फॉर्म, फेस लोअर प्रॉफिट मार्जिन। हाँ जी, जब आप ही हो अगर बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, और सारी चीजें एकदम से महंगी हो जाएंगी, टैक्स हमको हर जगह पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट XYZ जो प्रोडक्ट खरीदना रहेगा, जब खरीदोगे तो उसका एक एक्स्ट्रा मनी भी दोगे टैक्स के तौर पे। तो जाहिर सी बात है आपका इतना ज्यादा पैसा लगेगा कॉस्ट में ही, तो मार्केट में कितने रुपए में बेचोगे। ठीक है, क्योंकि और सभी तो कंपनियां हैं, तो इसी वजह से जो मार्जिन आपकी होगी वो कम होगी। ठीक है, और जब कम होगी तो बस यही है, रिड्यूस सप्लाई, हमारा जो सप्लाई होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, पोटेंशियली लीडिंग टू रिड्यूस एंड सप्लाई एज अ फॉर्म फेस लोअर प्रॉफिट मार्जिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें। फिर मैं बात करूं आपूर्ति में कमी, ये तो नॉर्मल स्कैन दी है, देख लेना। चेंज इन आउटपुट, ठीक है, यानी कि हमारी आउटपुट जो है वो भी चेंज हो जाती है। हाँ जी, टैक्स कैन अल्टर द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियली लीडिंग टू डिक्रीज इन ओवरऑल प्रोडक्शन। ठीक है, और यही चीज हमारा जो चेंजेस हो जाते हैं पूरे आउटपुट में, और इसका एक ही रिजल्ट आता है कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है ना, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो ओवरऑल समझ में आया आप लोग को, रिड्यूस सप्लाई क्या होता है, चेंज इन आउटपुट क्या होता है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब मैं बात करूं रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो, टैक्स कैन शिफ्ट इनकम, यानी कि टैक्स के वजह से ही, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, अपनी जो इनकम होती है वो शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम वन ग्रुप, जैसे कि कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, टू अनदर एग्जांपल फॉर गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फिर मैं बात करूं वेलफेयर इफेक्ट की। ठीक है, तब ये क्या होता है, टैक्स कैन अफेक्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर वेलफेयर पोटेंशियली लीडिंग टू लॉस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, लीडिंग टू लॉस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इफ द टैक्स बर्डन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली। ठीक है, जो टैक्स बर्डन होता है वो हम इक्विटेबल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीजें हैं। फिर मैं बात करूं एग्जाम्पल की। ठीक है, जैसे कि देख लो हमारा जो टैक्स ऑन गैस ऑनलाइन है। ठीक है, देखो, टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन गैस ऑनलाइन, द रिटेल सेलर इज इनिशियली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जो रिटेल सेलर है वो इनिशियली लेवल पे वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन फॉर पेइंग द टैक्स बट दे माई पास ऑन द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स बाय राइजिंग प्राइस। ठीक है, शिफ्टिंग द बर्डन टू द बायर। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में फॉर एग्जांपल रिटेलर था, ठीक है, लेकिन जो प्राइस वगैरह हो गया, ठीक है, जो बायर है, ठीक है, उसके ऊपर बर्डन हो जाएगा, उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, तो ये चीजें हैं और यही सारी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी उस बायर पे, ठीक है, जो कि वो खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कोई भी XYZ गुड्स ले लो, ठीक है, वही चीज यहाँ पे गैस ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं बात करूं टैक्स ऑन लेबर की। देख लो, जो टैक्स होती हैं वेजेस एंड सैलरीज पे कैन रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, ऑफ अफेक्टिंग द कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है,
ये सारी चीजें कंज्यूमर स्पेंडिंग पे अफेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, देखो कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड पोटेंशियली लीडिंग टू लोअर डिमांड एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो उसकी जो डिमांड वगैरह होती है वो कम हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो हमारा लेबर है अगर टैक्स वगैरह लग जाता है तो। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, टैक्स शिफ्टिंग की। ठीक है, टैक्स शिफ्टिंग जिसमें हमारा क्या होता है, रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द इनिशियली टैक्स, ठीक है, बाय विच द इनिशियली टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड फ्रॉम द लीगल पेयर टू अनदर पार्टी। ठीक है, यानी कि एक लीगल तरीके से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं बताओ, बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, ऑफ्टन थ्रू द प्राइस एडजस्टमेंट। ठीक है, और ये सारी चीजें एक प्राइस एडजस्टमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं इम्पैक्ट शिफ्टिंग की, क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी शिफ्टिंग में। ठीक है, occurs when the person who is initially responsible for paying the tax shift the burden to another person by increasing the price of product or services। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीजें होती हैं और आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, जो कि हमें डेफिनेशन देखना है। ठीक है, डेफिनेशन हो गया, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्ट हो गया, ये सारी चीजें हमें देखनी है। एक्सटर्नल लेबर हो गया, फिर प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेप्ट हो गया, फिर वॉलंटरी कंपल्सरी डेप्ट हो गया, फिर मैं बात करूं रिडीम्पशन इरिडीमेबल डेप्ट हो गया। ठीक है, फिर शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन हो गए, लॉन्ग टर्म लोन हो गया। ठीक है, फंडेड अनफंडेड डेप्ट हो गया। ठीक है, ग्रॉस। तो चलो फटाक से हम देखते हैं इन सारी चीजों को। अब देखो ये डेफिनेशन की, यानी कि जो हमारी डेफिनेशन है, देखो पब्लिक डेप्ट रेफर्स टू द लोन राइज। ठीक है, पब्लिक डेप्ट का मतलब लोन राइज बाय द गवर्नमेंट विथ इन द कंट्री और फॉर्म ऑफ प्रॉमिस आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, मतलब ये तो नॉर्मल चीज है, जो पब्लिक डेट है रेफर्स टू द लोन राइज हो गया, जैसे कि तो गवर्नमेंट जो होती है विथ इन द कंट्री और फॉर्म ऑफ प्रॉमिस आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, फिर जैसे कि फ्लिप ई टेलर भी इसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दे रखे हैं, जो जैसे कि द डेप्ट इज द फॉर्म ऑफ द प्रॉमिस बाय द ट्रेजरी टू पे द होल्डर, treasury to pay the holder of their promise principal sum and the most instant of interest on that principal। ठीक है, तो ये नॉर्मल देख लेना। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेशनल डेप्ट इज द डेप्ट दैट द स्टेट ओन्स टू इट्स सब्जेक्ट और नेशनल ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये नॉर्मली है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, हाँ इसको हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसमें क्या होता है, इंटरनल लोन होता है एक तो। ठीक है, अब एक तो हमारा एक्सटर्नल होता है, पहले हम देखेंगे इंटरनल लोन क्या होता है। ठीक है, देखो दीज आर राइज फ्रॉम इंडिविजुअली NBFIs। ठीक है, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक विथ इन द एरिया कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, इंटरनल बैंक का या इंटरनल लोन्स का मतलब यही है कि हमारे विद इन कंट्री के अंदर ही, ठीक है, हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, राइज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारी कमर्शियल बैंक हो गया, फिर NBFIs हो गया। ठीक है, सेंट्रल बैंक हो गया, ये सारी पब्लिक अथॉरिटी ही कंट्रोल करती है। ठीक है, बस इन्वॉल्व ओनली ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम पीपल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, विद इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर ही होगा। फिर हो जाएगा प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होगा इसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, एक्सटर्नल लोन। ठीक है, देयर आर राइज फ्रॉम इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल आउटसाइड द एरिया। ठीक है, हम आउट एरिया के आउटसाइड भी जाएंगे, कंट्रोल बाय द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेट पेमेंट गो आउट ऑफ द कंट्री इज इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। ठीक है, फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज एडवर्सली अफेक्टेड सिंस इंटरेस्ट पेबल आर मेड। ठीक है,
तो ये सारे नॉर्मल चीजें हैं। फिर मैं बात करूं प्रोडक्टिव की, यानी कि जो डेप्ट है वो कुछ प्रोडक्टिव भी होते हैं एंड कुछ अनप्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, देखो प्रोडक्टिव में क्या होता है, दिस लोन यूज द प्रोजेक्ट दैट या इनकम ऑफ गवर्नमेंट, एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में यूज हो गया, स्टील प्लांट में हो गया, पावर प्रोजेक्ट में हो गया। ठीक है, डेप्ट आर फुल्ली कवर द एसेट, जितने भी डेप्ट थे सारे डेप्ट एसेट में कवर्ड हो गए, फुल्ली यूज हो गए। ठीक है, ये चीज बोल सकते हो। ये एक प्रोडक्टिव है ना, अगर तुम ही हो भाई साहब पैसा कमा रहे हो तो एक प्रोडक्टिव जगह खर्चा करोगे, बस वही चीज यहाँ पे है। लेकिन कुछ पैसे जो तुम कमाती हो, जो फालतूगिरी में कर देते हो खर्चे, वो हमारी सरकार भी करती है, समझ रहे हो। तो ये भी चीज है। लोन यूज अ प्रोजेक्ट दैट डू नॉट इनकम टू द गवर्नमेंट, फाइनेंसिंग वॉर हो गया, फ्लड रिलीफ हो गया, दे आर कॉल्ड द डेट वेट डेट, दे डू नॉट क्रिएट एनी एसेट। पैसा तो खर्चे हो गए लेकिन भाई साहब कोई भी एसेट यूज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार फालतू के खर्चे कर दिए, वो इन सारी सिनेरियो में वो खर्चा कर दिया। ठीक है, जैसे आप भी कुछ अर्निंग वगैरह करते होगे तो कभी कभी अनप्रोडक्टिव खर्चे हो जाते, किसी का हेल्थ हो गया, हेल्थ खराब हो गया, उस पर खर्चा या कुछ ऐसा हो जाता है सबके साथ। तो बस वही चीज हमारी सरकार के साथ भी होता है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, वॉलंटरी डेप्ट। ठीक है, ये वॉलंटरी डेप्ट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद कंपलसरी डेप्ट। अब मैं बात करूं, पीपल कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट लोन प्रोग्राम विदाउट एनी कंपलसरी। ठीक है, या कंपल्सन, यानी कि जो प्रोग्राम है वो ऐसा कोई कंपल्सन है नहीं। ठीक है, तो वो भी हमारा हो जाएगा। फिर मैं बात करूं कंपलसरी डेप्ट में, गवर्नमेंट यूजेस द फोर्स ऑफ प्रेशर टू मेक पीपल, ठीक है, सब्सक्राइब ऑफ या सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट लोन। ठीक है, तो ये हमारे कंपलसरी डेप्ट में आ जाएंगे। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, रिडीमेबल डेप्ट होता है और एक इरिडीमेबल डेप्ट होता है। अब ये देख लो क्या होता है, these are debt for which the government is committed to repaying the appointed date। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो कमिटेड की रहती है रिपेमेंट करने को। ठीक है, एक डेट फिक्स होता है, एक अपॉइंटेड डेट होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिडीमेबल डेप्ट हो गया, लोन फ्रॉम विच नो कमिटमेंट इज मेड ऑन कंसीडर द इरिडीमेबल डेप्ट, कोई ऐसा कमिटमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म होता है जो एक ईयर के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि 3 मंथ से लेके, ठीक है, 1 ईयर के बीच में हमारा शॉर्ट होता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं मीडियम टर्म। ठीक है, लोन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 10 ईयर, यानी कि मैं बात करूं यहाँ पे लिख लेता हूं 1 ईयर से लेके 10 ईयर तक। ठीक है, यह हमारा मीडियम टर्म होता है। ठीक है, 1 ईयर से लेके 10 ईयर तक। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये क्या होता है, जनरली जो पीरियड होता है लॉन्ग टर्म का वो 10 साल के अबव, यानी कि 10 ईयर से लेके, ठीक है, उसके बाद का जितना भी हो जाए। ठीक है, तो वो चीज होता है एंड अबव। ठीक है, तो ये नॉर्मल होता है, गलत हो गया, ABOB होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली समझ में आया होगा आप लोग को। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, फंडेड या अनफंडेड डेप्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट इज यूजुअली फॉर क्रिएशन ऑफ परमानेंट एसेट। ठीक है, जो फंडेड होता है ना वो परमानेंट एसेट क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, प्रोविजन इज मेड फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन हो गया। फिर अनफंडेड क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म डेप्ट होता है, मीटिंग द करेंट नीड्स एंड पेड ऑफ विद इन ईयर। ठीक है, तो ये चीज होता है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल। ठीक है, तो मार्केटेबल में क्या होता है, मार्केटेबल लोन द सिक्योरिटीज एंड ट्रेडेड, ठीक है, निगोशिएबल इन द ओपन मार्केट। ठीक, लेकिन वही हमारा जो ये नॉन हो गया, ट्रेडेबल इन द स्टॉक मार्केट हो गया, इट इज अ नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नेगोशिएबल होता ही नहीं है इस मार्केट लोन के अंदर। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, ग्रॉस नेट डेप्थ हो गया, यानी कि ग्रॉस डेप्ट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्ट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम। ठीक है, फिर नेट डेप्ट रेफर्स टू ग्रॉस डेप्ट माइनस फंड ऑफ
अर्न मार्केट फॉर रिपेमेंट। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे ग्रॉस नेट में। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि मिसेस हिग्स अर्न क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं, इसमें फर्स्ट हमारा हो जाएगा डेट वेट डेप्थ हो गया, डज नॉट इंक्रीज द प्रोडक्टिव पावर्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो हमारे प्रोडक्टिव पावर्स होते हैं वो इंक्रीज होते ही नहीं है। फिर पैसिव डेप्थ की मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, डज नॉट यार्ड मनी इनकम एंड डज नॉट इंक्रीज प्रोडक्टिव पावर, इसमें भी वही चीज। फिर एक्टिव में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ एसिड विच डू नॉट इंक्रीज द प्रोडक्टिव पावर। ठीक है, इसमें एसिड तो क्रिएट होते हैं लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्टिव पावर नहीं होता है। ठीक है, पावर ऑफ द कम्युनिटी। फिर नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, रिडीमेबल ऑफ पब्लिक डेब्ट। अब इसमें क्या होती है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो बोरो करती है एक प्रॉमिस टू रिपेमेंट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ही हो कहीं लोन ले रहे हो XYZ इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, तो उसको प्रॉमिस करोगे ना कि मैं इतने दिन पे इतना चुका दूंगा, ये इंटरेस्ट होगा, तो वो इंटरेस्ट के साथ तो आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी चुका दोगे। सेम वही चीज हमारी सरकार भी करती है। ठीक है, वो एक प्रॉमिस करती है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होंगे, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को भी एंड इंटरेस्ट जो भी लगेगा हम दोनों को चुका देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिडीमेबल ऑफ डेब्ट। ठीक है, पब्लिक डेब्ट। जैसे कि ग्रोइंग पब्लिक डेब्ट मीन्स इंक्रीजिंग द बर्डन एंड ग्रेटर टैक्सेशन इन फ्यूचर which is demoralizing effect. The government failed to meet the previous obligation to will not be able to raise new loan in the future. Redeemable of public debt means the repayment of debt. जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप, ठीक है, अपने नाम पे लोन ले रहे हो, ठीक है, इन केस मान लो 2-4 लाख रुपए ले लिए 2 साल के लिए, ठीक है, उसमें जो भी इंटरेस्ट लगा तुम पेमेंट कर दिए, ठीक है, सारा आपका लोन वगैरह क्लियर हो गया। इन फ्यूचर जब आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसके पहले वाला जो तुम लोन ले रखे थे उसकी पूरी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ पूरा पेमेंट टाइमली कर दिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी लोन लेने में। लेकिन वही चीज तुमने लोन लिए हो लेकिन अगर पेमेंट नहीं किए, ना प्रिंसिपल अमाउंट किए ना इंटरेस्ट किए तो टाइमली नहीं किए, तो इन फ्यूचर कभी भी आपको जब पैसे की जरूरत होगी तो वो लोन आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लागू होता है। इट गवर्न द फेल मीट द प्रीवियस ऑब्लिगेशन टू विल नॉट एबल टू राइज एनी लोन। ठीक है, उनको इन फ्यूचर कभी भी लोन मिल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके पहले वाला जो लोन ले रखे थे वो तुमने चुकाया नहीं। ठीक है, बस वही चीज है। फिर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स कॉजेस के, देखो इट कवर द बजटरी डेफिशिएट होता है, अनपॉपुलरिटी ऑफ टैक्सेशन हो गया, टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, टू मेंटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, टू मीट अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, कंटीजेंसीज हो गए। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, ऑब्जेक्टिव कॉजेस, टू फाइनेंस वॉर हो गए, टू फाइनेंस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हो गया, टू वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, टू क्रिएट सोशल वेलफेयर ओवरहेड हो गए, फॉर बेटर रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन हो गए, क्रिएट एसेंशियल नॉन इनकम याइल्ड एसेट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे पार्ट हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट में तो हमने देखा एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है, फिर प्रोडक्टिव देख लिया, अनप्रोडक्टिव देख लिया, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी देख लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको लर्न हो गए होंगे, सारी चीजें आपको एक मतलब समझ में आ ही क्या होगा। हमने ये भी देखा रिडीमेबल क्या होता है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म क्या होता है, फाउंडेड एंड अनफाउंडेड क्या होता है, मार्केटेबल नॉन मार्केटेबल देखा, ग्रॉस एंड नेट देखा। ठीक है, तो हम लोग ये सारा कंप्लीट करती हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो आज की हमारी यही वीडियो कंप्लीट होती है और खत्म होती है।